एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और टर्की के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि टर्की के प्रेसिडेंट का कश्मीर पर क्या बयान था, उनका पाकिस्तान का ही राग अलापना निकलकर सामने आया था और तब भारत ने यह माना था और यह सोचा था कि उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने वाला है नेवी का, वो नहीं दिया जाएगा आगे। हालांकि इस प्रकार की कोई भी ऑफिशियल चीज सामने निकल कर नहीं आई है, पर सूत्रों के मुताबिक यही खबर निकल कर आई थी। पर अब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि भारत जो टर्की को कुछ सामान डिफेंस का जो एक्सपोर्ट करता है, हालांकि बहुत सामान एक्सपोर्ट नहीं करता है, जो कि डुअल यूज इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि ऐसे सामान जिनका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन दोनों में ही किया जा सकता है। इसमें कुछ डेटोनेटर्स हैं, फ्यूज हैं या एक्सप्लोसिव मटेरियल जिनका माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है या अन्य ऐसी जगह जहां पे ब्लास्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें भारत टर्की को एक्सपोर्ट करता है। तो भारत अब इस चीज पर भी रोक लगाने वाला है। तुर्की को इस प्रकार का सेंसिटिव सामान बेचने के लिए जो ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, उसको अब रोका जा सकता है और यह जल्द ही खत्म नहीं होने वाला है, यह कुछ लंबे समय तक चलने वाला है। आपको पता है कि भारत ने तुर्की को क्रिटिसाइज किया था जब उसने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अटैक किया था और यूनिलैटरल जो डिसीजन था उनका इस प्रकार का अटैक करने का, तो भारत ने कहा था कि तुर्की ने यह गलत किया है। तो उसी के मद्देनजर इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं, क्योंकि 2017 में एक सर्वे हुआ था जिसमें कि यह देखा गया था कि आईईडी ब्लास्ट जितने भी सीरिया में हुए हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीजें थी, जैसे कि कॉर्ड्स, फ्यूज इत्यादि, ये सारी चीजें भारत द्वारा जो टर्की को भेजी गई थी या भारत द्वारा जो अन्य देशों को बेची गई थी, वही चीज घूम फिर के सीरिया में पहुंची थी। और इसी के चलते भारत इस प्रकार की चीजें अब तुर्की को नहीं बेचने का सोच रहा है, ताकि सीरिया पे जो भारत का वक्तव्य था कि टर्की ये गलत कर रहा है, उसको बल मिल सके। इसके अलावा बात करेंगे इटली और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, तो एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। इसमें कहा गया है कि 2018 में लगभग 762 मिलियन डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इटली को मिला है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान इटली का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार निकलकर सामने आया है। सबसे बड़ा खरीदार जो है वो कतर है, जो कि 1.9 बिलियन डॉलर का सामान इटली से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और उसके बाद आता है पाकिस्तान, जो कि 2017 में केवल 194 मिलियन डॉलर्स का, यूएस डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट इटली को दिया हुआ था, पर अब यह बढ़कर 4 गुना लगभग हो चुका है 2018 में। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान को एग्जैक्टली क्या बेचा गया है, पर यह माना जा रहा है कि एम्यूनिशन, बम्स, टॉर्पीडोस, रॉकेट, मिसाइल इत्यादि, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स भी बेचे गए हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। आप जानते हैं कि 2016 के बाद पाकिस्तान इटली से लियोनार्डो AW139 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, वो खरीदा है। इसके अलावा M109L ट्रैक्ड 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर भी खरीद चुका है। तो इसी प्रकार की चीजें पाकिस्तान के द्वारा इटली से खरीदी जा रही हैं, जिसका मूल्य 2018 में इस रिपोर्ट में 762 मिलियन डॉलर का आया है। वहीं बात करें मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य का, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशन में दिया था और फिर से उन्होंने अपने वक्तव्य को दोहराया है। उनसे जब पार्लियामेंट के बाहर रिपोर्ट उन्होंने पूछा कि वह क्या इस इंपोर्ट पर जो भारत बैन लगा रहा है, भारत की संस्थाएं जो बैन लगा रही हैं पाम ऑयल के, तो क्या उस पर वो अपने बयान पर टिके हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, अभी तक हम टिके हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब यह मुद्दा यूएन में गया है तो यूएन के थ्रू ही इसको सॉल्व होना चाहिए और इस चीज पर वह यूएन के साथ हैं। नहीं तो उन्होंने कहा कि यूएन को बनाया ही क्यों गया है। तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के बयान से ऐसा लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर वहीं उनके मिनिस्टर की बात की जाए तो उनकी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है थेरेसा कॉक, उनका कहना है कि भारत की जो संस्था पाम ऑयल को खरीदने का बाइकआउट कर रही है, वो उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है और उस पर बात चल रही है। उन्होंने ये कहा कि वो एसोसिएशन से बात करने का प्रयास कर रही हैं कि यह जो मुद्दा है इसको दोनों ही देश की सरकारें आपस में बैठ के सुलझा सकती हैं। एसोसिएशन को इस प्रकार के बाइकआउट नहीं करने चाहिए। तो भले ही मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर यह चीजें नहीं दर्शा रहे हों कि उनको फर्क पड़ा है, पर फर्क तो उनको पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें भारत की, जिस प्रकार से एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसी प्रकार से साउथ कोरिया की एक नई पॉलिसी निकल कर आई है जिसको न्यू सदर्न पॉलिसी कहा जा रहा है। इसके तहत साउथ कोरिया भारत को और भी इक्विपमेंट बेचना चाहता है जो कि डिफेंस से रिलेटेड होने वाले हैं। ये कुछ 3-4 प्रकार के इक्विपमेंट है जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं। इससे अलग वीडियो, इस पर एक नई वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा, 1 या 2 दिन के अंदर वो मैं कर दूंगा। इसमें जो पहला इक्विपमेंट है वो KAI का KT-1 है, जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है
है, आप जानते हैं कि प्लाटस 36 की संख्या में भारत अब खरीदने का प्रयास नहीं करने वाला है। इसकी जगह अब HAL का HTT-40 लिया जाएगा, पर कोरिया एक प्रयास करना चाह रहा है अपने ट्रेनर एयरक्राफ्ट बेचने का। हालांकि उनका यह प्रयास मुझे नहीं लगता कि सफल होने वाला है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी HTT-40 को खरीदने का मन बना लिया है और लगभग 70 की संख्या में वो इसको खरीदने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना व्यूह सिस्टम रखा है जिसको भारत ने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, पर वो और भी संख्या में भारत को इस प्रकार का सिस्टम बेचना चाहते हैं। इसी प्रकार K-21 है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जिसके द्वारा भारत में इस्तेमाल होने वाली रशियन इस प्रकार की व्हीकल को रिप्लेस करने का भारत हो सकता है अपना मन बनाए। इसी प्रकार से साउथ कोरिया का एक हेलीकॉप्टर है जिसको KUH-1 कहा जा रहा है, जो कि सीहॉक हेलीकॉप्टर MH-60 का ही एक नया वेरिएंट है जिसको साउथ कोरिया बनाता है। और इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए साउथ कोरिया ने ये सीधे सीधे कहा है कि इंडोनेशिया और भारत उनका प्रमुख दावेदार माना जा सकता है। इसके अलावा वो अपने सबमरीन भी भारत को बेचना चाहते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जो कि प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है। और वो अंतिम इस प्रकार के दावेदार निकलकर सामने आए थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना टेंडर दिया था। तो इस चीज पर हम लोग एक नई वीडियो बनाएंगे 1-2 दिन के बाद। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।